नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके रोंगटे खड़ी कर देगी। साल 1975, ईस्टर का दिन रूपर्ट परिवार के लिए ये एक सामान्य छुट्टी के दिन के तौर पर शुरू हुआ, लेकिन जल्द ही ये एक ऐसे बुरे सपने में बदल गया जिसे आज भी अमेरिकी इतिहास का सबसे घातक पारिवारिक नरसंहार कहा जाता है। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम जानेंगे कि कैसे एक साधारण सा दिखने वाला आदमी अपने ही परिवार के 11 सदस्यों का कातिल बन गया। जेम्स अर्बन रूपर्ट का जन्म 29 मार्च 1934 को हैमिल्टन, ओहायो में हुआ था। उसके पिता का नाम लियोनार्ड रूपर्ट सीनियर था और मां का नाम चैरिटी था। उसका एक बड़ा भाई भी था, लियोनार्ड जूनियर। उनका छोटा सा परिवार बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। पिता लियोनार्ड सीनियर बेहद गुस्सैल स्वभाव के थे। उन्होंने अपने बच्चों का बचपन खौफनाक बना दिया था। ऊपर से मां चैरिटी भी अपने बच्चों में भेदभाव करती थी। वो हमेशा ही अपने बड़े और होशियार बेटे लियोनार्ड को छोटे बेटे जेम्स पर प्रेफरेंस दिया करती थी। जेम्स एक हॉस्टाइल इन्वायरमेंट में पला बढ़ा। उसकी मां अक्सर उससे कहा करती थी कि काश वो कभी पैदा ही ना हुआ होता, क्योंकि वो उसकी जगह एक बेटी चाहती थी। माता पिता के प्यार की कमी ने जेम्स के कॉन्फिडेंस को बुरी तरह से अफेक्ट किया और वो अकेला रहने लगा। उसके पिता घर में मुर्गियां पालते थे, जिससे जेम्स को उनके पंखों से एलर्जी हो गई, लेकिन उसके माता पिता ने उसकी सेहत की कोई परवाह नहीं की। 1947, जब जेम्स सिर्फ 12 साल का था, तभी उसके पिता की टीवी से मौत हो गई। लेकिन जेम्स की मुश्किलें खत्म नहीं हुई। उसके बड़े भाई ने पिता की भूमिका निभाई और जेम्स को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। स्कूल में भी जेम्स का परफॉर्मेंस अपने भाई की तुलना में बहुत खराब था। 16 साल की उम्र में घर और स्कूल में लगातार बदसलूकी से तंग आकर जेम्स ने आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहा। ये जेम्स की पहली और आखिरी आत्महत्या की कोशिश थी। इसके बाद उसने अपनी जिंदगी को सुधारने की कोशिशें छोड़ दी। कॉलेज पहुंचते पहुंचते जेम्स अपने भाई और माँ दोनों से नफरत करने लगा था। वो सिर्फ 5 फुट और 6 इंच का था। उसने 2 साल कॉलेज में बिताए और फिर अपनी पढ़ाई छोड़ दी, जबकि उसके भाई ने इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। जेम्स का गुस्सा तब और बढ़ गया जब लियोनार्ड जूनियर ने जेम्स की एक्स गर्लफ्रेंड एल्मा से शादी कर ली। इसे बाद में उसकी क्रूरता का एक मकसद भी बताया गया। जेम्स ने ड्राफ्टमैन बनने की ट्रेनिंग ली, लेकिन वो अपनी जिंदगी में ज्यादातर हिस्सा बेरोजगार ही रहा। उसे अपनी माँ के साथ ही रहना पड़ता था और अक्सर उसे माँ और भाई से पैसे उधार लेने पड़ते थे। वहीं उसका भाई जनरल इलेक्ट्रिक में नौकरी करता था और फेयरफील्ड में अपने घर में एल्मा और 8 बच्चों के साथ रहता था। अपनी जिंदगी की निराशाओं के कारण जेम्स को बंदूकों से लगाव हो गया। उसके पास .357 मैग्नम, 2.22 हैंडगन और 1.22 राइफल थी। शराब पीना और निशानेबाजी का अभ्यास करना उसके जीवन का हिस्सा बन गया। जब वो बूढ़ा होता गया और बेरोजगार ही रहा, तब उसकी मां चैरिटी उसके शराब पीने से तंग आ गई और उसे किराया देने या घर खाली करने की धमकी देने लगी। 1973 के शेयर बाजार क्रैश में जेम्स अपने सारे पैसे गंवा चुका था, इसीलिए उसके पास किराया देने का भी जरिया नहीं था। 29 मार्च 1975, जेम्स 41 साल का हो गया था। अपने जन्मदिन पर उसे हैमिल्टन में ग्रेट मियामी नदी पर डिब्बों पर गोली चलाते देखा गया। उस रात वो एक बार में गया और वहां वांडा बिशप नाम की एक महिला को बताया कि उसकी मां उसे नौकरी न ढूंढ पाने के लिए घर से निकालने की धमकी दे रही है। वो देर रात तक शराब पीता रहा। अगली सुबह यानी 30 मार्च 1975 को ईस्टर संडे का दिन था। चैरिटी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए उसने लियोनार्ड जूनियर और उसके परिवार को अपने घर माइनर एवेन्यू पर ईस्टर डिनर के लिए बुलाया। जब लियोनार्ड जूनियर और एल्मा अपने 8 बच्चों 17 साल के लियोनार्ड थर्ड, 16 साल के माइकल, 15 साल के थॉमस, 13 साल के कैरल, 12 साल के एन, 11 साल के डेविड, 9 साल की टेरेसा और 4 साल के डेविड के साथ पहुंचे, तो बच्चे बाहर ईस्टर एग हंट में व्यस्त हो गए। जेम्स पिछली रात के हैंगओवर के कारण देर तक सोता रहा। वो शाम करीब 4 बजे उठा। तब तक परिवार अंदर आ चुका था। जेम्स थोड़ी देर परिवार के साथ रहा, फिर वो ऊपर गया और अपनी .357 मैग्नम, 2.22 हैंडगन और एक राइफल ले आया। उसका इरादा शूटिंग रेंज जाने का था। जैसे ही वो निकल रहा था, तभी उसके भाई ने उसकी वॉक्सवैगन कार के बारे में पूछा। जेम्स को ये एक अपमान सा लगा। इस चीज ने उसे अपने भाई की तरह सफल जीवन ना जी पाने की विफलता की याद दिला दी। शूटिंग रेंज जाने के बजाय जेम्स ने पल भर में फैसला किया।
शाम करीब 6 बजे थे। किचन में मौजूद चैरिटी, लियोनार्ड जूनियर, एल्मा और उनके बच्चे डेविड, टेरेसा और कैरल उसके पहले शिकार बने। उसने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। माँ ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने माँ के सिर में ही गोली मार दी। फिर वो लिविंग रूम में गया और अपनी भतीजी एन और भतीजों लियोनार्ड थर्ड, माइकल और जॉन को भी गोली मार दी। इसके बाद वो वापस गया और ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो सब मर चुके हैं, उसने सबको कई बार गोली मारी। ये सारी चीजें 5 मिनट से भी कम समय में हुआ। उसने कुल 44 गोलियां चलाई, जिनमें से 40 विक्टिम्स को लगी। सबको मारने के बाद जेम्स 3 घंटे तक अपने परिवार की लाशों के साथ बैठा रहा। 3 घंटे बाद उसने 911 पर कॉल किया और कहा कि यहाँ शूटिंग हुई है। जब कुछ मिनट बाद अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे तो जेम्स उन्हें बाहर ही मिल गया। छोटे कद और मोटे काले फ्रेम के चश्मे वाला जेम्स पहली नजर में किसी हत्यारे जैसा नहीं लग रहा था, लेकिन घर के अंदर का सीन दिल दहला देने वाला था। एक ऑफिसर ने बताया कि उसने ऐसा खौफनाक मंजर पहले कभी नहीं देखा था। उसे उल्टी करने के लिए बाहर भागना पड़ा। फर्श पर इतना खून था कि वो लकड़ी के फर्श से रिस कर बेसमेंट में टपक रहा था। घर में संघर्ष का कोई निशान नहीं था सिवाय एक उल्टे कूड़ेदान के। जेम्स रूपर्ट को 11 लोगों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। शुरू में उसने पुलिस से कोई सहयोग नहीं किया और पागलपन का बहाना बनाने की योजना बनाई। प्रोसिक्यूशन का मानना था कि जेम्स अपने भाई और मां की लगभग $3 लाख की संपत्ति और बीमा राशि हड़पना चाहता था। पहले मुकदमे में जेम्स ने हत्याएं कबूल कर ली, लेकिन साथ ही उसने पागलपन की दलील दी। उसके वकील ने देश भर से साइकियाट्रिस्ट को बुलाया। 2 साइकियाट्रिस्ट ने बताया कि जेम्स को बचपन में अपने बड़े भाई के हाथों हुई पिटाई के कारण पैरानोइया और हैरासमेंट का भ्रम था। 3 जजों के पैनल ने सुनवाई की, जिसमें से 2 जजों ने जेम्स को दोषी पाया, जबकि एक ने उसे पागल माना। उसे 11 आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उस समय अमेरिका में डेथ पेनाल्टी पर प्रतिबंध था। बाद में ओहायो सुप्रीम कोर्ट ने इसे मिसट्रायल घोषित कर दिया। 1982 में एक नया मुकदमा शुरू हुआ। इस बार भी जेम्स ने पागलपन की दलील दी, लेकिन प्रोसिक्यूशन ने तर्क दिया कि ये एक सोची समझी हत्या थी। उसने साइलेंसर के बारे में पूछा था और शूटिंग का अभ्यास भी किया था। साथ ही साथ चर्च की घंटियों के बजने के समय ही गोलियां चलाई गई ताकि आवाज दब सके। उनका ये भी कहना था कि वो पागलपन का नाटक करके मानसिक अस्पताल जाना चाहता है ताकि बाद में रिहा होकर विरासत हासिल कर सके। इस बार जूरी ने उसे माँ और भाई की हत्या का दोषी पाया, लेकिन बाकी 9 हत्याओं के लिए पागलपन की दलील के कारण उसे दोषी नहीं पाया गया। जेम्स रूपर्ट को कोलंबस के फ्रैंकलिन मेडिकल सेंटर में कैद किया गया। 1995, 2005 और 2015 में उसकी पैरोल की अर्जी ठुकरा दी गई क्योंकि उसका बिहेवियर जेल में भी अच्छा नहीं था। 47 साल जेल में बिताने के बाद 2022 में 88 साल की उम्र में जेम्स रूपर्ट की नेचुरल कॉज से मौत हो गई। रूपर्ट परिवार को सिनसिनाटी के आर्लिंगटन मेमोरियल में दफनाया गया। 1 साल बाद उस घर को भी नीलाम कर दिया गया। जिस परिवार ने इस घर को किराए पर लिया, उन्हें जब इस घर के इतिहास के बारे में पता चला तो वो अजीब आवाजें और अनजाने शोर की शिकायत करते हुए बाहर चले गए। आज भी ये घर पूरी तरह से वीरान है। तो दोस्तों, आप इस मामले में क्या सोचते हैं? क्या जेम्स रूपर्ट सच में मानसिक तौर पर बीमार था या ये एक सोची समझी साजिश थी जो उसने अपनी पूरी जिंदगी सहे गए मिसबिहेव का बदला लेने के लिए रची थी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखने हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।